हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने आगे के टॉपिक को समझने वाले हैं, ठीक ना। कल हम लोग जैसे पढ़ रहे थे लिबरलिज्म के बारे में, ठीक ना। लिबरलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने थे, ठीक ना। और लिबरलिज्म जो थॉट था, कब आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें कल हम लोग देखे थे। लिबरलिज्म एज ए पॉलिटिकल फॉर्म में किस तरीके से होता है इसको हम लोग देखे थे। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें कल हम लोग देख चुके थे, समझ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक ना, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, ठीक ना, लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। यानी लिबरलिज्म, आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म हम किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो कह रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का मतलब होता है मार्केट फ्रीडम होनी चाहिए। मार्केट की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ मार्केट कहने का मतलब क्या, कि मार्केट में आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा ऐसा कहने का मतलब है नहीं, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट कहने का मतलब कि मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करनी चाहिए, ठीक ना। उसमें ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन उसमें नहीं इम्पोज होने चाहिए, ठीक ना। यानी जितना डिमांड हो रहा है उस हिसाब से सप्लाई हो रहा है, इस पर काम करना चाहिए, ठीक ना। ये होता है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब। और क्या होता है, एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक ना। और ये जो गुड्स यानी सामान या पूंजी के जो आप एक दूसरे से मतलब जब मूवमेंट होता है, ठीक ना, तो जो अलग अलग तरह का जो क्या होता है टैक्स जो इम्पोज होता है उसको हटा देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। जो वेरियस तरह तरह का जो टैक्स आप इम्पोज करते हैं, जब हम किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये हट जाना चाहिए, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का यही मतलब होता है, ठीक ना। और 19th सेंचुरी में, ठीक ना, 19th सेंचुरी के दौरान ये जो था बहुत ही बड़े तेजी से, बड़े उग्र वे में ये डिमांड हो रही थी, मांग चल रही थी। किसका, इमर्जिंग मिडिल क्लास, यानी जो उभर रहे थे, मिडिल क्लास जो उभर रहे थे, ठीक ना, उन्होंने इस चीज़ की मांग बड़ी जोर शोर से की कि आपको इकोनॉमिक स्फीयर में भी लिबरलिज्म लाना होगा, ठीक ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मिडिल क्लास के लोग क्यों इसकी मांग कर रहे थे। तो आपको मैंने जब पढ़ा रहा था एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, टॉपिक जो पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास के उपजने का यानी इमर्ज होने के पीछे क्या कारण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक ना। तो अगर व्यापार होगा, ठीक ना, तभी तो ये लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। व्यापार नहीं होगा क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी डायरेक्टली डिपेंडेंट थी व्यापार पे, ठीक ना। अगर व्यापार अच्छे तरीके से नहीं होगा तो ये लोग फिर से क्या होंगे, अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर से इनकी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी समाज में। इनकी जो जो भी मतलब ये जो उपज रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने ही क्या किया, इस चीज़ की मांग की। और मांग क्यों की, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म नहीं था, ठीक ना। उस समय इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था, लिबरलिज्म नहीं था। क्या प्रॉब्लम फेस करते थे ये लोग, ठीक ना, जब ट्रेड करते थे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है ना, उसी के जरिए हम लोग समझेंगे कि किस तरीके का ये प्रॉब्लम ये लोग फेस करते थे जब वो लोग इकोनॉमिक लिबरलिज्म नहीं था, ठीक ना, और व्यापार करते थे तो उनको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। का एग्जाम्पल लिया है एक जर्मन स्पीकिंग रीजन का। मतलब जर्मन स्पीकिंग रीजन होता है ना कि ऐसा रीजन जहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक ना। उसका एक एग्जाम्पल लेके समझाया है आपके बुक में, तो वही मैं आपको भी उसी तरीके से आप समझाऊंगा। तो इसमें देखिए बताया है कि जो नेपोलियन, जो क्या था, नेपोलियन जो राजा था, मतलब तानाशाह था, ठीक ना। तो उन्होंने जो भी प्रशासनिक उपाय लाए, ठीक ना, प्रशासनिक उपाय जो वो बनाया, ठीक ना, तो उसका जो पूरा जो एरिया था ना वो 38 स्टेट से मिलके बना था। कितने स्टेट से, 39 स्टेट से मिलके बना था, सॉरी 39 स्टेट से मिलके बना था, ठीक ना। अलग अलग जो छोटी छोटी रियासतें थी ना उससे मिल के ये क्या बना था, पूरा 39 रियासतों से मिलकर क्या बना था, पूरा नेपोलियन का एक प्रशासनिक क्षेत्र बना था जिसमें वो शासन करता था, ठीक ना। समझिए पूरा 39 छोटे छोटे रियासतों से मिलकर कौन बना था, नेपोलियन एक एरिया बनाया था जिसपे वो क्या करता था, शासन करता था, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, तो आपको ये सर इसमें इकोनॉमी का क्या लेना है, तो समझिएगा अभी, अब मैं समझाता हूँ, ठीक ना। कह रहा है कि और ये जितने भी 39 छोटे छोटे रियासत थे ना,
ये इनकी सबकी अपनी अपनी करेंसी होती थी। मतलब यहाँ पे जैसे एक रियासत हो गया ए नाम का, यहाँ पे एक बी नाम का रियासत हो गया, तो यहाँ पे कुछ और करेंसी चलती थी, यहाँ पे कुछ और करेंसी चलती थी। यहाँ पे वेट और मेजरमेंट का सिस्टम अलग था, यहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम अलग था, ठीक ना। तो जब इस तरीके से चीज़ें होती थी तो बहुत ज़्यादा क्या होता था, दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता था। क्यों दिक्कत का सामना करना पड़ता था ये भी समझिएगा। जैसे आपके बुक में बताया कि अगर कोई मर्चेंट था, कोई व्यापारी था, ठीक ना, जब उसको हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग जाना होता था, ठीक ना, अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको 11 तरह के अलग अलग मतलब बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था। कस्टम बैरियर समझते हैं, जैसे कि आज के डेट में हम क्या करते हैं, जैसे आप देखे होंगे जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रॉस करते हैं तो देखते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है ना बाबू। उसी तरीके से जब सामान को लेके गुजरते थे वो लोग तो कस्टम बैरियर होता था। तो उनको मानिए हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग तक जाने के लिए उनको 11 बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, 11 जगह उनको मतलब टैक्स देना पड़ता था। ये जो था मिडिल क्लास को बहुत परेशान करता था। उन लोगों का मानना था कि इस तरीके से क्या होता है, ट्रेड में रुकावट आती है। माने कि यहाँ से वहाँ जाना है तो उसमें 11 जगह आपको रुकना पड़ेगा, भले आप एक बार टैक्स ले लीजिए, ठीक ना, लेकिन ये जो 11 जगह आने रुकने से, ठीक ना, बहुत ज़्यादा उन लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, ठीक ना। तो उनका यही कहना था कि ये जो अलग अलग जो टैक्स लेने का जो तरीका है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक ना। और देखिए, और इसमें और क्या दिक्कत होती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक ना, अलग अलग बैरियर पर, ठीक ना। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक ना। तो यहाँ पे सब जगह टैक्स देना पड़ता था। कितना? 5%, ठीक ना। 5% टैक्स उनको देना पड़ता था। जितना सामान लिए है ना उसका 5% मतलब वेट के अनुसार उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू वेट उनका क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। और वेट का भी सिस्टम अलग अलग था। जैसे यहाँ पे 1000 kg पे मानो कि 500 रुपया लग रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे 1000 kg पे 500 रुपया दिए। फिर यहाँ पे गए तो यहाँ पे हुआ कि 800 पर 500 रुपया लग रहा है। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग इस तरीके से क्या होती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक ना, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन उनको फेस करना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होती थी जब इस तरह की चीज़ें थी, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि देखिए मेजरमेंट का जो तरीका था कितना अलग अलग था, ठीक ना, समझिएगा जो बताया गया है इसमें आपके बुक में दिखाया गया है, ठीक ना। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉथ को लिया गया है, ठीक ना। किसको लिया गया बाबू? क्लॉथ को, ठीक ना। क्लॉथ का जो मेजर था, ठीक ना, उसको क्या कहा गया? एल। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज एल, तो आपको बताएंगे कि जो क्लॉथ का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग एल में मापते थे, ठीक ना, उस समय 1837 के करीब, ठीक ना। तो इसमें क्या बताया गया है, एल की जो लंबाई थी ना, मतलब एल एक मेजरमेंट यूनिट था, ठीक ना, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग इसमें लंबाई दिखाई जाती थी। क्लॉथ मापने का तरीका था, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग लंबाई दिखाई जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर फ्रैंकफर्ट में है तो आपको 1 एल में 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा क्लॉथ, मेंज में है तो 55.1 सेंटीमीटर, नुरेम्बर्ग में है 65 सेंटीमीटर, फ्राइबर्ग में है तो 53.5 सेंटीमीटर। तो इससे देख रहे हैं ना, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना, मानिए कि इसी के अनुसार उनको टैक्स देना हो तो मानो कि यहाँ पे जाएंगे तो फिर कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे कितना देना है, ए बैरियर पर जाएंगे तो वहाँ पे कितना देना है। तो इससे उनको क्या होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, अलग अलग टैक्स बार बार बोल देते थे, तो ठीक ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे, कौन? जो न्यू मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी वो लोग। यहाँ तक क्लियर हो गई बाबू। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने का मतलब क्या, अभी मैंने फिर से बताई, फिर से एक बार और आपको क्लियर कर दूँ कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने का मतलब यही था कि मार्केट फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट को काम करना देना चाहिए। और दूसरा, जो अलग अलग टैक्स जो आप इम्पोज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इसको ख़त्म कीजिए। और क्या बाबू, कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम लाइए, मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम लाइए कि सब जगह, हाँ यहाँ पे 1 kg का दाम इतना है, मतलब 1 kg यहाँ पे अगर कोई सब वस्तु है तो वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 1 kg ही होना चाहिए, ठीक ना। 1 kg ही वहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, मतलब उस क्वांटिटी को जब वहाँ पे भी मापा जाए तो वो भी वहाँ पे भी 1 kg ही आए, ठीक ना, ये होना चाहिए। एज वेल एज करेंसी का यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना, जिससे क्या हो, ट्रेडर्स को परेशानी ना हो, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेड करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक ना।
तो वही कह रहा है कि इस तरीके की कंडीशन जो थी, ठीक ना, इस तरीके कंडीशन को क्या किया जाता था, ऑब्स्टेकल के रूप में देखा जाता था, रुकावट के रूप में उनको देखा जाता था, इस तरह की कंडीशन को, ठीक ना, इस तरह की कंडीशन को क्या किया जाता था बाबू, एज ए रुकावट के तौर पे देखा जाता था। और माना जाता था कि इस तरीके के कंडीशन के कारण ही क्या हो रहा है कि ग्रोथ जो होगा, ठीक ना, कमर्शियल क्लास का वो उतना नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अगर हमको कमर्शियल क्लास लोगों का, यानी जो व्यापार करने वाले जो वर्ग के लोग हैं, उनका ग्रोथ करना है तो आपको ये सारे रेस्ट्रिक्शन, ये सारे जो ऑब्स्टेकल होंगे उसको हटाने पड़ेंगे, तब जाके हमको क्या करेंगे, हम ग्रो कर पाएंगे। ये किसका कहना था, मिडिल क्लास के लोगों का कहना था, ठीक ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक और बात कही, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा 1834 में कि हम क्या करेंगे, ऐसा मतलब आप एक ऐसा नियम बनाइए, ठीक ना, एक यूनिफाइड ऐसा नियम बनाइए जिसमें क्या हो, पूरे टेरिटरी में एक तरह का टैक्स देना पड़े, ठीक ना, और गुड्स को ले आने में कोई दिक्कत ना हो, या पीपल को भी मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, आसानी से लोग भी जाके क्या करेंगे, आसानी से ट्रेड करे, ठीक ना, अपनी सारी चीज़ें वो परफॉर्म करे, ठीक ना, आ जा सके, अपने वस्तुओं को ले आ सके, ठीक ना, बार बार उनको इस तरह का टैक्स ना देना पड़े, उनकी ये मांग थी। और 1834 में क्या होता है, 1834 में एक कस्टम यूनियन का गठन किया जाता है। कस्टम यूनियन क्या होता है, जो सीमा शुल्क संघ, ठीक ना, सीमा शुल्क संघ मतलब क्या, ऐसी यूनियन जो टैक्स मतलब क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक ना, जिसको उस समय क्या कहा गया बाबू, जलबरीन कहा गया। क्या कहा गया, जलबरीन कहा गया। और इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है, प्रूसिया में। कहाँ पे होती है बाबू, प्रूसिया में, ठीक ना। और इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट इस जो इनिशिएटिव थी, ठीक ना, जो शुरुआत था, उसको उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। अब इसमें क्या था समझिएगा, इन्होंने क्या किया, जो भी अलग अलग टैरिफ बैरियर लगते थे, जैसे हम बताए थे ना कि अब अगर आपको क्या करना हो, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना हो तो आपको 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था। तो उसको उन्होंने क्या किया, इस यूनियन ने कहा कि ये नहीं, ये सब खत्म होना चाहिए, ठीक ना, ये अलग अलग बैरियर नहीं होगा, ठीक ना। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। बताइए, समझिए ध्यान से, मतलब उस समय 30 तरह की करेंसी चलती थी, उसको घटा के इन्होंने क्या किया, 2 करेंसी, वह कहा कि पूरे इतने 39 रियासत में मात्र 2 ही करेंसी चलेगी, ठीक ना। ये सारी चीज़ें की किसने, कस्टम यूनियन ने, ठीक ना, कस्टम यूनियन ने ये सारी चीज़ें की, ठीक ना। फिर क्या किया, उन्होंने एक रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे क्या हो सके, लोग आसानी से मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह आ सके, और अपने आर्थिक इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने आर्थिक रुचि के हिसाब से वो क्या कर सके, चीज़ों को यूज कर सके, चीज़ों को उपयोग में ला सके, ठीक ना। और इससे क्या होती थी, राष्ट्र में एक एकता का माहौल भी मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था, फैल रहा था। राष्ट्रीय एकाकीकरण की बात भी हो रही थी। एकाकीकरण क्या होता है, मतलब यूनिफाई करना, मतलब एक लाना, मतलब लोगों को एक लाने का प्रयास भी किया जा रहा था, नेशनल यूनिफिकेशन का काम हो रहा था, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। कह रहे कि जो लहर थी, ठीक ना, किस चीज़ की लहर, आर्थिक जो राष्ट्रवाद की लहर थी उस समय, ठीक ना, इस चीज़ को क्या कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी। किस चीज़ को मजबूती प्रदान कर रही थी, जो राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में उस समय जगी थी कि हाँ, हमें क्या करना है, मोनार्ची ख़त्म करनी है, आपने को नेशनलिज्म बनाना है। तो इस जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया, ये क्या किया, उस भावना को और क्या किया, स्ट्रॉन्ग करने का काम किया, ठीक ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ठीक ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक ना। अब कंजर्वेटिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी वहाँ पे बन चुकी थी। अब ये क्या होता है कंजर्वेटिज्म, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक ना। अब हमने क्या किया, लिबरलिज्म को पॉलिटिकल स्फेयर और इकोनॉमिक स्फेयर पे दोनों तरीके से देख लिया कि लिबरलिज्म क्या होता है। तो आपको बताना होगा, ठीक ना, कि आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चंस बनाने होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक ना, कि कस्टम यूनियन ने किस तरीके से मदद किया, ठीक ना, किसको, मिडिल क्लास को ग्रो करने में कस्टम यूनियन ने किस तरीके से मदद किया। तो आपको वहाँ पे लिखना होगा कस्टम यूनियन या जुलबरीन ने किस तरीके से मदद किया। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, ठीक ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप आसानी से एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।